हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जुकाम की वजह से मेरी आवाज़ कुछ मोटी हो गई है, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इन कहानियों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। बस मैं चाहता हूँ कि ये चैनल उस मुकाम तक पहुँच जाए जब मैं अपना पूरा समय अपनी जॉब को ना देकर इस चैनल को दे सकूँ और आप लोगों के लिए हर दिन एक कहानी ला सकूँ। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप लोगों का साथ मिलेगा। अभी दिन भर के ऑफिस वर्क में ही उलझा रह जाता हूँ। रात में जागकर कैसे भी इन कहानियों पर काम करता हूँ, इसलिए हफ्ते में बस 1 या 2 वीडियो ही आ पाती है। मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों तक कहानियाँ पहुँचाऊँ। इसलिए दोस्तों, इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और उनसे कह दें असली रोमांच इन कहानियों में ही है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग की कहानी को सुनाते सुनाते अब तक मैंने आप लोगों को कहानी के 9 भाग सुना दिए हैं और आज 10वां भाग आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी लंबी भी है और रोमांचक भी। अब तक के मुकाबले में इस आदमखोर ने जिम कॉर्बेट को हर कदम पर मात दी है और दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी बंदूक से निकली गोली इस लेपर्ड को मौत की नींद सुला दे। वहीं लेपर्ड इस फिराक में है कि कब वो जिम कॉर्बेट के गले में अपने दांत घुसाएगा। देखिए आगे कहानी में क्या होता है। क्या आज वो लेपर्ड मारा जाएगा? कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि लेपर्ड फिर से 2 बार कॉर्बेट के हाथों से बच निकला था। पहले तब जब जिम कॉर्बेट चीड़ के पेड़ पर बैठे हुए थे और उन्होंने लेपर्ड की आवाज़ में बोलकर उस आदमखोर लेपर्ड को अपने पास तक लगभग बुला ही लिया था। और तभी वहाँ एक दूसरी मादा लेपर्ड आ गई और ये आदमखोर लेपर्ड उस मादा लेपर्ड के साथ संभोग क्रिया के लिए चला गया। ये मादा लेपर्ड किसी दूसरी टेरिटरी से किसी नर लेपर्ड की तलाश कर रही थी और जब उसने जिम कॉर्बेट द्वारा निकाली गई लेपर्ड की आवाज़ को सुना तब उसे लगा कि कोई नर लेपर्ड उसको आवाज़ दे रहा है, इसलिए वो यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद वो उस आदमखोर को अपने साथ अपनी टेरिटरी में लेकर चली गई थी। दूसरे वाक्य में जिम कॉर्बेट गाय की लाश के पास ज़मीन पर बैठे थे और उन्होंने खुद को झाड़ियों के पीछे अच्छी तरह से छिपा लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि शाम ढलते ही या रात होने के बाद वो लेपर्ड उस गाय की लाश को खाने जरूर आएगा। तब वो टॉर्च की रोशनी से उस पर आसानी से निशाना लगा देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। रात होते ही आसमान से अचानक बारिश गिरने लगी। बारिश गिरने के साथ साथ अब जिम कॉर्बेट की पूरी बाजी पलट चुकी थी। जब अंधेरी रात में उनको सामने कुछ दिख नहीं रहा था तो वो सिर्फ अपने कान की मदद से अगल बगल की आवाज़ को सुनकर लेपर्ड के चलने का अंदाज़ा कर लेते। लेकिन बारिश की आवाज़ में बाकी सारी आवाज़ें दब गई थी, इसलिए जिम कॉर्बेट अपनी जगह से उठे और बारिश में भीगते हुए ही वापस अपने कैंप की तरफ लौट आए। ये रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। इसके बाद की कहानी अब आप लोग इस भाग में सुनेंगे। दूसरे दिन कॉर्बेट ने उस रास्ते का निरीक्षण किया जिस रास्ते वो पिछली रात बारिश में भीगते हुए अपने कैंप तक आए थे। अपने पैरों के साथ साथ उन्हें लेपर्ड के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। तो इसका मतलब जिम कॉर्बेट का अंदाज़ा सही था। लेपर्ड भी पिछली रात बारिश में उनके पीछे चलते हुए कॉर्बेट के कैंप तक आया था। लेकिन कॉर्बेट एकदम सावधान थे, इसलिए उसे कॉर्बेट पर झपटने का मौका नहीं मिला। उसके बाद कॉर्बेट और माधव सिंह दोनों अपने कैंप के अंदर चले गए थे और वो लेपर्ड वहाँ से आगे बढ़ गया था। जिम कॉर्बेट के लिए अभी तक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि अभी तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे, इसलिए अभी तक जिम कॉर्बेट को सिर्फ गांव वालों की सुरक्षा करनी थी। लेकिन तीर्थ यात्रा शुरू होने के बाद इन्हीं गांव में से होते हुए कई हजार हिंदू श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी जाते थे और ये संख्या 100 या 200 में नहीं होती थी, बल्कि कई हजारों में होती थी। और इस लेपर्ड की यह आदत बन गई थी कि ये तीर्थ यात्रा शुरू हो जाने के बाद
यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों में से ही किसी एक को अपना शिकार बनाता रहता था और अब तक उसने ऐसे कर करके कई सारे तीर्थ यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए जब उन मारे गए तीर्थ यात्रियों के अलावा बाकी बचे तीर्थ यात्री वापस अपने अपने घरों को लौटते थे, तब उनके द्वारा इस आदमखोर का किस्सा अपने अपने गांव और शहरों में भी बताया जाता था। इसलिए यह आदमखोर पूरे भारतवर्ष में चर्चित था और पूरे भारतवर्ष के हिंदू तीर्थयात्री जिम कॉर्बेट से उम्मीद लगाए हुए थे कि वो इस आदमखोर का खात्मा करके तीर्थयात्रियों को भी मुक्ति दिलाएंगे। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा साल में सिर्फ 2 बार ही की जाती है। दरअसल साल में 2 बार सिर्फ कुछ दिनों के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ के पुरोहित ने पत्र के माध्यम से ये घोषणा करवा दी थी कि बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। इस वजह से अब थोड़े बहुत तीर्थयात्रियों का रुद्रप्रयाग से आवागमन होने लगा था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने गांव वालों को बता दिया था कि वो यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को पहले ही सजग कर दे कि वो लोग आदमखोर लेपर्ड के क्षेत्र से गुजर रहे हैं और शाम होते ही किसी ऐसी जगह पर शरण ले लें जहाँ पर पक्की चारदीवारी हो और ऊपर से पक्की छत हो। हालांकि अभी तक यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या काफ़ी बढ़ने वाली थी। उससे पहले ही जिम कॉर्बेट को कैसे न कैसे उस लेपर्ड को मारना था। इतने दिन रुद्रप्रयाग में रहने के बाद जिम कॉर्बेट को एक चीज़ तो पता चल गई थी कि ये लेपर्ड बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो गांव के बगल से ही होकर गुजरता था, उस रास्ते पर ये लेपर्ड 5 दिनों में एक न एक बार गुजरता था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उस रास्ते के किनारे पेड़ पर मचान बनाकर बैठने का फैसला किया और वो वहाँ पर 2 रात बैठे भी, लेकिन लेपर्ड का कुछ पता नहीं चला। पूरी रात जागकर वो लेपर्ड का इंतजार करते, लेकिन ना जाने कैसे लेपर्ड इस रास्ते पर से गुजरा ही नहीं। तीसरे दिन जब वो सुबह सुबह अपने कैंप में थे, तब 2 आदमी उनके पास पहुँचे। उन्होंने जिम कॉर्बेट को बताया कि उस लेपर्ड ने पिछली रात एक बच्चे को मार डाला है। ये दोनों आदमी लगभग 28 किलोमीटर दूर से जिम कॉर्बेट तक ये खबर पहुंचाने यहाँ आए थे। दरअसल जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की थी। वो घोषणा इस प्रकार थी कि अगर कोई आदमी जिम कॉर्बेट के पास किसी बकरे को लेपर्ड द्वारा मारने की खबर लेकर आता है, तब वो उसे 2 रुपया देंगे। अगर गाय या भैंस को मारने की खबर लेकर आता है, तब वो उसे 5 रुपया देंगे। और अगर किसी आदमी या औरत को मारने की खबर लेकर आता है, तब वो उसे 10 रुपया देंगे। जिम कॉर्बेट ने उन दोनों आदमियों को इनाम के रूप में 10-10 रुपये दिए। जिम कॉर्बेट द्वारा ये इनाम इसलिए भी रखा गया था ताकि लोगों के बीच में इनाम के लालच में खबर को सबसे पहले पहुंचाने की होड़ बनी रहे और वो जल्द से जल्द ये खबर कॉर्बेट तक पहुंचा दे। इनाम के लालच में ही ये दोनों आदमी तड़के सुबह ही अपने घर से चल दिए थे और वो जिम कॉर्बेट के बंगले पर सुबह 9 बजे के करीब ही पहुंच गए थे। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उन दोनों आदमियों को नाश्ता भी दिया और नाश्ता करने के बाद उन्होंने उन दोनों आदमियों से कहा कि अब वो उन्हें उस गांव की तरफ ले चले जहां पर उस लेपर्ड ने बच्चे को मारा था। तभी उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि वो कई दिनों से बुखार से पीड़ित है, इसलिए वो फिर से 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं कर सकता है, इसलिए आज रात वो यहीं रुद्रप्रयाग में रुकेगा। लेकिन दूसरे आदमी ने जिम कॉर्बेट के साथ चलने में कोई आनाकानी नहीं की। जिम कॉर्बेट ने अभी अभी भरपेट नाश्ता किया था, इसलिए उन्हें चढ़ाई वाले मार्ग पर चलने पर दिक्कत हो रही थी और वो उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे पहाड़ के लोग खड़ी चढ़ाई पर भी ऐसे चढ़ते हैं जैसे वो नीचे ढलान वाले रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि मैदानी इलाके के लोग जब उन्हीं चढ़ाइयों पर चढ़ते हैं तब उन्हें हर 10 मिनट पर सुस्ताने के लिए बैठना पड़ता है। जिम कॉर्बेट भी हमेशा पहाड़ों में घूमते रहे थे, इसलिए खड़ी चढ़ाई पर ऊपर चढ़ने में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद उनकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी।
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो रात होने से पहले उस गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में अंधेरे में आदमखोर के क्षेत्र से गुजरना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने साथ चलने वाले आदमी से कहा कि वो अपनी रफ्तार बढ़ा दे ताकि वो दोनों रात होने से पहले ही उस गांव तक पहुंच सके। जिम कॉर्बेट ने ये यात्रा दोपहर 1 बजे के करीब शुरू की थी और अभी शाम के 5 बजने वाले थे। आखिरकार वो उस गांव के पास तक पहुंच गए थे। उन्हें दूर से ही कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ में मौजूद लोगों ने जब जिम कॉर्बेट को देखा तब उनमें से कुछ लोग जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़कर आने लगे। उनमें से एक आदमी को जिम कॉर्बेट ने पहचान लिया। ये उस गांव का प्रधान था जिस गांव में जिम कॉर्बेट आए थे, और ये प्रधान जिम कॉर्बेट से इससे पहले भी मिल चुका था। जिम कॉर्बेट के पास आते ही उस प्रधान ने जिम कॉर्बेट को नमस्कार किया और उसने जिम कॉर्बेट को पिछली रात घटी घटना को विस्तार से बताया। दरअसल जिस बच्चे को मारा गया था, ये बच्चा एक विधवा माँ का बेटा था जिसकी माँ जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसके पति की मौत लगभग 10 साल पहले ही हो चुकी थी। तब उसका ये छोटा बेटा सिर्फ 1 या 2 साल का था। तब से उसने बहुत ही मेहनत से और लाड़ प्यार से अपने बच्चे को इतना बड़ा किया था। उस लड़के की 2 बड़ी बहनें भी थी जो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी, और ये बेचारी विधवा माँ अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। पिछली शाम ये विधवा माँ अपने 3 बच्चों के साथ गांव के पास के नाले से पानी लाने गई थी। इनके साथ पड़ोस का एक और बच्चा भी था। जब ये लोग अपने अपने बर्तनों में पानी भरकर गांव की तरफ लौट रहे थे, तब सबसे आगे पड़ोस वाला बच्चा चल रहा था। उसके बाद उस औरत की दोनों लड़कियां चल रही थी, और उसके बाद वो औरत खुद चल रही थी, और सबसे पीछे उसका छोटा बच्चा चल रहा था जिसकी उम्र 11 या 12 साल रही होगी। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पहले भी और आज भी जो घर बनते हैं वो ज़्यादातर 2 मंजिला रहते हैं, जिसमें निचले मंजिल में गाय और भैंसों को बांधा जाता है, या तो फिर उनका प्रयोग सूखी लकड़ियों और घास को रखने के लिए किया जाता है, और ऊपर वाले मंजिल में परिवार के लोग रहते हैं। इस औरत का घर भी 2 मंजिला था, जिसकी निचली मंजिल में सूखी घास और लकड़ियों को रखा जाता था, और ये औरत अपने बच्चों के साथ ऊपरी मंजिल पर रहती थी। जब ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सबसे आगे चल रहा पड़ोस वाला बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तब उसने किसी जानवर को निचली मंजिल में लेटा हुआ देखा, और उसने सोचा कि शायद ये कोई कुत्ता होगा, और उसने कुछ भी नहीं कहा और वो आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते जब वो दोनों बच्चियाँ और उनकी माँ भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, तभी उस औरत को अपने पीछे चल रहे लड़के के सर पर रखे पीतल के बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उस औरत को ऐसा लगा कि वो पानी का बर्तन उस लड़के के सर से गिर गया है। पहले तो वो उस लड़के पर बिना पीछे मुड़े चिल्लाई, और जब वो घर के अंदर अपने बर्तन को रख कर आई, तब उसने बाहर देखा तो पीतल का बर्तन जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन उसका लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। तब उसने सोचा कि उसका लड़का क्या पता अपनी माँ की डांट से डरकर वहाँ से भाग गया है। तो उसने अपने लड़के को कई बार आवाज़ दी। अपने लड़के को इस तरह चिल्लाकर बुलाता देख आस पड़ोस के और लोग भी घरों से बाहर निकल आए, और उन्होंने औरत से कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे डांटने के डर से ही कहीं छुप गया है। हालांकि और लोगों ने भी उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। ये समय ऐसा था जब लगभग अंधेरा होने ही वाला था। इस समय को आप ऐसा समझ सकते हैं जब एकदम रात होने वाली हो, तब आपको अपने सामने खड़े आदमी की काली छाया का आभास हो, लेकिन आप उसका चेहरा ठीक ढंग से देख ना पाए। ये समय ठीक वही समय हो रहा था। तभी पड़ोस का एक आदमी लालटेन जलाकर उस महिला के घर के पास आया। तब उसने जमीन पर लालटेन रखकर देखा कि वहाँ पर खून के निशान गिरे पड़े हैं। अब वो लोग समझ गए थे कि वहाँ पर क्या हुआ है। इससे पहले उस आदमखोर ने उस गांव के किसी भी आदमी को नहीं मारा था, लेकिन उन लोगों ने उस आदमखोर के कई सारे किस्सों को सुना था, इसलिए ये समझते देर न लगी कि उस बच्चे को वही आदमखोर उठाकर ले गया। उस बच्चे की माँ को जैसे ये आभास हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और वो गांव के लोगों से विनती करने लगी कि वो उसके बच्चे को ढूंढ कर ले आए।
उस समय उस गांव में 3 बंदूकें थीं। इन 3 बंदूकधारियों ने खून की लकीर का पीछा करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो आगे नहीं बढ़े। उन्होंने बस हवा में कुछ फायर किए। दूसरी तरफ लेपर्ड इस बच्चे की लाश को अपने मुंह में पकड़कर घर के आंगन में बनी दीवार को फांदकर बाहर निकल गया था। उसके बाद जब वो उस बच्चे की लाश को ले जा रहा था, तभी उसने कई बार गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी और उसने उस बच्चे की लाश को वहीं दीवार के पास छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद भी वो लेपर्ड उस बच्चे की लाश को अपने साथ ले जाने के लिए आता, लेकिन रात भर उस घर के पास लोगों द्वारा ढोल कनस्तर बजाए जाते रहे और वो लेपर्ड उस बच्चे की लाश पर नहीं आया। अगली सुबह उस बच्चे की लाश को गांव वालों द्वारा खोज लिया गया और उस बच्चे की लाश को उस औरत के घर के आंगन में लाकर रख दिया गया और उसकी लाश पर एक कंबल उड़ा दिया गया। प्रधान द्वारा ये वाकया सुनते सुनते जिम कॉर्बेट उस औरत के घर के पास आ गए थे, जहाँ पर कई सारी औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। जिम कॉर्बेट को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे की माँ से क्या बात करे। घर के आंगन के बीचों बीच उस बच्चे की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। जिम कॉर्बेट उस औरत से कुछ भी नहीं बोल पाए। वो मन ही मन उस औरत की पीड़ा को देखकर रो रहे थे। वो उस महिला को रोते हुए देखते रहे जिसने आज से 10 साल पहले अपने पति को खो दिया था और अब जाकर उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके दिन अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसका लड़का अब बड़ा हो रहा था। लेकिन तभी इस आदमखोर ने उस औरत की इस उम्मीद को नेस्ते नाबूद कर दिया था। वो विधवा आज अपने बेटे को भी खो चुकी थी और वो औरत जिम कॉर्बेट को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसके बच्चे की जान बच गई होती अगर गांव के लोगों ने उसी समय उस लेपर्ड का पीछा किया होता। क्या सच में गांव वालों द्वारा लेपर्ड का उसी समय पीछा किए जाने पर उस बच्चे की जान बच गई होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम कॉर्बेट जानते थे कि उस लड़के की मौत तभी हो गई थी जब उस लेपर्ड ने उस बच्चे की कोमल गर्दन को अपने जबड़े में पकड़ा होगा और उसने एक ही सेकंड में उस बच्चे की गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया होगा, तभी उस बच्चे की जान निकल गई होगी। अगर गांव के लोग उस लेपर्ड का पीछा करते भी तो बच्चा उन्हें जिंदा नहीं मिलता। जिम कॉर्बेट को अब उस आदमखोर का शिकार करने के लिए उस बच्चे की लाश की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हो सकता है कि वो लेपर्ड इस बच्चे की लाश को खाने के लिए वापस उसी जगह पर आए जहां पर पिछली रात उसने उस बच्चे की लाश को छोड़ दिया था। लेकिन जिम कॉर्बेट कैसे अपने बच्चे के वियोग में पागल हुई माँ से कहते कि उन्हें उस आदमखोर को मारने के लिए उसके बच्चे की लाश की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने उस गांव के प्रधान से कहा कि उस आदमखोर का शिकार करने के लिए उस बच्चे की लाश को फिर से वहीं पर रखवाना पड़ेगा जहां पर पिछली रात लेपर्ड ने उस बच्चे की लाश को छोड़ दिया था। उस गांव के प्रधान ने जैसे तैसे उस बच्चे की मां को मनाया। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उस जगह का अच्छे ढंग से मुआयना किया जहां पर वो रात में मचान बनाकर बैठ सकते थे, लेकिन वहां आसपास ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था जिस पर मचान बनाकर बैठा जा सके। हालांकि वहां पर एक आंवले का पेड़ था, लेकिन उस आंवले के पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी। ऐसे में अगर जिम कॉर्बेट उस पेड़ पर बैठते भी तो वो उस लेपर्ड को पहले ही दिख जाते। अपने पिछले अनुभव से जिम कॉर्बेट जमीन पर बैठने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि पिछली बार जब वो जमीन पर बैठे थे तब वो बाल बाल बचे थे। लेकिन यहाँ पर भी परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि उन्हें जमीन पर ही बैठना था। वो यहाँ पर 1 घंटा पहले आ गए होते तो वो अपने छुपने लायक कोई मजबूत जुगाड़ बना लेते, लेकिन अब शाम होने को थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे की लाश को आंगन में से उठवाकर उस कमरे के दरवाजे के पास रख दिया जिसमें पिछली शाम वो लेपर्ड आकर लेटा था। उसके बाद उन्होंने गांव के प्रधान से एक सब्बल, एक खूंटा और एक कुत्ता बांधने वाली जंजीर मंगवाई। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे की लाश को उस कमरे के सामने रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे की लाश का एक पैर आंगन के बीचों बीच एक मोटा खूंटा गाड़कर उसमें बांध दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो उस बच्चे की लाश को रस्सी से भी बांध सकते थे, फिर जंजीर से ही क्यों? वो दोस्तों इसलिए क्योंकि अगर रात में लेपर्ड आता और उस बच्चे की लाश को खींचकर ले जाने की कोशिश करता तब उस जंजीर की आवाज़ जिम कॉर्बेट को सुनाई दे जाती। उसके बाद उन्होंने गांव के सभी लोगों से कह दिया कि वो सभी अपने अपने घरों को चले जाएं और जितना जल्दी हो सके खाना बना के खा लें। उसके बाद उनके घरों में से
कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उस बच्चे की माँ को अपनी बच्चियों के साथ वहाँ से दूर वाले एक घर में भेज दिया गया। जिम कॉर्बेट ने घास के ढेर से 2 बड़े गट्ठर उठाए। उन्होंने एक गट्ठर को खोलकर उसकी घास को गद्दे की तरह जमीन पर बिछा दिया और दूसरे गट्ठर की आधी घास को अपने ऊपर ओढ़ लिया और आधी घास को अपने सामने की तरफ रखकर उस पर अपनी राइफल रख दी। इस तरह सिर्फ घास के ढेर में छुपकर वो उस आदमखोर को मारने के लिए तैनात हो गए थे। आप लोग खुद सोचिए कि कोई शिकारी बस घास में छुपकर आदमखोर को मारने का जोखिम लेता, वो भी ऐसा लेपर्ड जो कई महीनों से जिम कॉर्बेट को चकमा दे रहा था। इस तरह जमीन पर लेटकर आदमखोर पर गोली चलाना आत्महत्या भी हो सकती थी, लेकिन इस आदमखोर ने जिम कॉर्बेट को बहुत परेशान कर दिया था, इसलिए उन्होंने ये जोखिम ले लिया था। खैर, अंधेरा बढ़ता गया और रात हो गई। रात होने के साथ साथ आसमान में आज भी बादल घिरा है। थोड़ी देर में जोरदार आंधी चलने लगी, इसलिए जिम कॉर्बेट को डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने जिस घास को अपने ऊपर ओढ़ा है वो भी उड़ न जाए। इसलिए उन्होंने अपने अगल बगल की घास को अपने नीचे की तरफ दबा लिया था। आसमान में बादल गरजने के साथ बिजली भी चमक रही थी। बिजली चमकने की रोशनी में आंगन के बीचों बीच उस बच्चे की लाश एकदम डरावनी लग रही थी। अगर ऐसे में वो लेपर्ड यहाँ तक आता तो कॉर्बेट को टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह आंधी तूफान लगभग 1.5 घंटे तक चला। उसके बाद जब यह तूफान शांत हुआ तो पूरे गांव में सिर्फ उस बच्चे की माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो भगवान से अपने बच्चे को वापस मांग रही थी। तभी उन्हें अपने पैरों पर किसी जानवर के जीभ फेरने की अनुभूति हुई। जिम कॉर्बेट ने अपना शिकारी हाफ पैंट पहना हुआ था। उन्हें ऐसा लगा कि वो आदमखोर उनके पैर को अपनी गर्म जीभ से चाट रहा है। धीरे धीरे उन्हें आभास हो रहा था कि अब यह जानवर ऊपर उनकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है और उनकी गर्दन को दबोचने ही वाला है। उन्होंने लेपर्ड का ध्यान बटाने के लिए गोली चलाने की सोची और वो ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी उन्हें उस जानवर की हल्की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ थी एक बिल्ली की। दरअसल ये बिल्ली तूफान में घरों के बाहर ही फंस गई थी। ऐसे में उसे गांव के किसी भी घर का दरवाज़ा खुला नहीं मिला, इसलिए वो बारिश में भीग गई थी और एक गर्म जगह की तलाश करते करते जिम कॉर्बेट के पास तक पहुंच गई थी। उसके बाद उसने जिम कॉर्बेट के बाएं हाथ और पेट के बीच में जगह बनाई और उसमें आराम से लेट गई। जिम कॉर्बेट तो एकदम डर गए थे और उनका शरीर रोमांच से कांप रहा था। अभी वो उस बिल्ली के अचानक आने से डर के कारण संभले भी नहीं थे कि तभी उन्हें दीवार के दूसरे तरफ 2 लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे ये गुर्राहट जोरदार लड़ाई में बदल गई। दरअसल वो आदमखोर इस बच्चे की तलाश में इधर ही आ रहा था। तभी उसका रास्ता इस जगह के असली हकदार लेपर्ड ने रोक लिया था। दोस्तों, आप लोगों को पता है लेपर्ड और बाघ का एक निश्चित इलाका होता है जिसमें कोई दूसरा नर बाघ या लेपर्ड नहीं आ जा सकते हैं। अगर किसी दूसरे क्षेत्र का नर बाघ या लेपर्ड दूसरे नर बाघ या लेपर्ड के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तब उसे वहाँ के वास्तविक राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती है और जो बाघ या लेपर्ड उस लड़ाई को जीतता है वो क्षेत्र उसी का हो जाता है। यहाँ भी इस जंगल का वास्तविक हकदार उस घुसपैठिए आदमखोर लेपर्ड को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो आदमखोर इस नए लेपर्ड की तुलना में बूढ़ा था, लेकिन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि लड़ाई बराबरी पर चल रही थी। ये लड़ाई कुछ 5 मिनट तक ऐसी ही चलती रही। उसके बाद ये आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद फिर से 20 मिनट बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई, लेकिन इस बार ये आवाज़ उस जगह से काफ़ी दूर से आ रही थी। इसका मतलब यहाँ का लोकल लेपर्ड उस घुसपैठिए आदमखोर पर भारी पड़ रहा था। तीसरी बार इन दोनों लेपर्ड के लड़ने की आवाज़ यहाँ से काफ़ी दूर से आई थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट को इन दोनों लेपर्ड की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई थी। इसका मतलब साफ था कि यहाँ के लोकल लेपर्ड ने उस आदमखोर लेपर्ड को यहाँ से खदेड़ दिया था। आज भी ये लेपर्ड जिम कॉर्बेट के बिछाए जाल में फंसने ही वाला था, लेकिन आज उसे उसके जाति के जानवर ने जिम कॉर्बेट से बचा लिया था। लेकिन ये भी हो सकता था कि वो आदमखोर इस जवान लेपर्ड के द्वारा दिए गए घावों से उबर ना पाए और उसकी मृत्यु हो जाए। अभी सुबह होने में 5 घंटा था और जिम कॉर्बेट समझ चुके थे कि अब वो आदमखोर फिर से इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी वो पूरी रात उसी जगह पर लेटे लेटे पहरा देते रहे। उनके साथ लेटी हुई बिल्ली, जो लेपर्ड की आवाज़ों को सुनकर जाग गई थी, वो भी अब निश्चिंत होकर जिम कॉर्बेट के बगल में सो रही थी। सुबह 5 बजे के करीब जब आसमान में उजाला होना शुरू हो गया, तब जिम कॉर्बेट ने उस लड़के की लाश को फिर से उठाकर उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर से उन्होंने उस बच्चे की लाश को उठाया था। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे की लाश को कंबल से ढक दिया और वो गांव के प्रधान के घर की तरफ बढ़े। उन्होंने जब उस प्रधान के घर के दरवाजे को खटखटाया, तब उस गांव का प्रधान अपनी आंखें मसलते हुए बाहर निकला। जिम कॉर्बेट ने उस प्रधान से कहा कि अब वो आदमखोर इस गांव में नहीं लौटेगा, क्योंकि पिछली शाम यहाँ के लोकल लेपर्ड ने उस आदमखोर लेपर्ड को यहाँ से खदेड़ दिया है, इसलिए अब उन्हें वापस रुद्रप्रयाग जाना है। प्रधान ने जिम कॉर्बेट से कहा कि वो चाय पीकर अपनी यात्रा को शुरू करे, लेकिन जिम कॉर्बेट ने मना कर दिया और वो रुद्रप्रयाग के लिए अकेले ही निकल पड़े। पिछले दिन जब वो इस जगह पर आ रहे थे, तब उनके अंदर उस आदमखोर को मारने की एक उम्मीद जगी थी, इसलिए उन्हें उतनी थकान नहीं लग रही थी। लेकिन आज वापस लौटते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पैर भारी हो गए और उन्हें काफ़ी थकान लग रही थी। जिम कॉर्बेट एक बार फिर से निराश होकर वापस अपने कैंप की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में लौटते समय कई सारे गांव वाले जिम कॉर्बेट से मिलते और उनसे आदमखोर से जुड़े सवाल पूछते, लेकिन जिम कॉर्बेट के पास उनको देने के लिए कोई खुशखबरी नहीं होती थी। लेकिन वो गांव के लोग जिम कॉर्बेट से कहते कि साहब, आप परेशान मत होइए, अभी उस लेपर्ड के दिन पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन उस लेपर्ड के दिन पूरे हो जाएंगे, वो आपके हाथों जरूर मारा जाएगा। उन गांव वालों के ये शब्द जिम कॉर्बेट को हिम्मत देते और उनमें विश्वास जगाते कि अब वो पल आने वाला है जब वो अपनी गोली से उस लेपर्ड का खात्मा करेंगे। तो दोस्तों, आज फिर से वो लेपर्ड जिम कॉर्बेट की गोली से बच निकला था। ये लेपर्ड वास्तव में जितना ज़्यादा चालाक था, उतना ही उसकी किस्मत उस पर मेहरबान थी। जाने अनजाने में वो लेपर्ड जिम कॉर्बेट के हाथों से बच निकलता था। अभी तक मैंने आपको कहानी के 10 भाग सुना दिए हैं। इन 10 के 10 भागों में ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जब आपको भी लगने लगा होगा कि अब ये लेपर्ड मर जाएगा, लेकिन ये लेपर्ड हर बार बच निकलता था। चलिए दोस्तों, कहानी के इस भाग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोगों के साथ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कहानी के अगले भाग में ये लेपर्ड जरूर मारा जाएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को व्हाट्सएप शेयर के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दें।